जब भी कभी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? अगर आप किसी भी एटम में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। जो पाई बॉन्ड पहले कार्बन कार्बन के बीच में था, नाउ दिस पाई बॉन्ड इज डिस्पर्स्ड बिटवीन दीज कार्बन एटम। जब भी किसी मॉलिक्यूल में किसी भी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एक मोल ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी निकलती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं नीरज दुबे और रफ्तार सीरीज के इस लेक्चर में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है ये डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम कार्बोकेटायन की, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यही है कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, whenever carbon hydrogen sigma bond are present in conjugation with unhybridized p orbital, unhybridized p orbital, there is possibility of hyperconjugation। जहां कहीं पर भी ये कंडीशन फॉलो होगी, दैट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इन कॉन्जुगेशन विथ unhybridized p orbital are present in conjugation with carbon hydrogen sigma bond, there is possibility of hyperconjugation। हाइपरकॉन्जुगेशन को पहली बार दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नेथन, जिन्होंने ऑब्जर्व किया और इसीलिए हाइपरकॉन्जुगेशन को बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर नेथन इफेक्ट, also called Baker-Nathan effect। और देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में जब भी किसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता और इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। अब देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। याद कीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट में भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का पार्शियल ट्रांसफर होता है। और यही रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, राइट? रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग और यहां पर
सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग। अब अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को मेजोमेरिक के कंपेयर करें तो मेजोमेरिक में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में अगर हम कंपेयर करें तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हैं, और अगर लूजली बॉन्डेड हैं तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होने के कारण पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में डिफिकल्टी से मूव करेंगे। तो अगर हम मेजोमेरिक में देखें, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ज्यादा इजी होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, डिफिकल्ट होगा। और यही रीजन है दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीकर देन मेजोमेरिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन is weaker than मेजोमेरिक इफेक्ट। तो अगर हम स्ट्रेंथ देखें कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन, मेजोमेरिक और इंडक्टिव में पावर क्या होगा, तो सबसे स्ट्रांग होता है मेजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद होगा इंडक्टिव, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, नोटेड। तो चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अब देखिए, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, अगर कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देता है तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन देगा। सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन भी परमानेंट इफेक्ट है, अगर कोई भी एटम हाइपर कॉन्जुगेशन कारण इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमेशा ही देगा। तो एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, 6 पॉइंट लिख लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट, अगर कोई ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन कारण इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन कि सर आखिर ऐसा कहां पर होगा जब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक केस देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। सबसे पहले कार्बोकेटायन में देखते हैं, क्या कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन है। अब आप सभी को पता है कि जो कार्बोकेटायन है, दीज कार्बोकेटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर कैसे पता चलेगा कि कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? अगर आप किसी भी एटम में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू 3 है तो sp2, और 4 है तो sp3। यहां पर केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। सो नाउ वी हैव वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच इज वैकेंट इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और यही कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और उससे लगा हुआ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखिए, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। sp2 कार्बन से लगा हुआ जो sp3 कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो लगे हुए हाइड्रोजन हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन। sp2 कार्बन से लगा sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है, आसान सी मेथड है,
कैसे पता करें डायरेक्ट देख करके सर कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं? आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल आसान है, sp2 कार्बन से लगा हुआ sp3 कार्बन देखिए, वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो नाउ दीज 3 अल्फा हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो चलिए बनाकर देखते हैं कि इसमें कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव है, अब देखिए नाउ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन single bond and unhybridized p orbital. This is the condition of hyperconjugation. ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करता है तो देखिए जरा नया हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो ये H C, ये H यहां से H पॉजिटिव निकला, डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए जितनी पॉसिबिलिटी इस नीचे वाले हाइड्रोजन के निकलने की है, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी तो निकल सकता है ना। अरे भाई ये वाला हाइड्रोजन भी तो निकल सकता है। अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकलते तो अब जो नया हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता, ये H C H, ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। उतनी ही इक्वल पॉसिबिलिटी यहां पर यह भी है कि ये वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे, और अगर इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकलते तो ये C H H, यहां पे ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड और CH2। अब देखिए यहां पर हाइपर इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, और कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और एग्जांपल देखिए यहां पे एक और हम पॉइंट लिख सकते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन है तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ज्यादा नए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर था वो अब इस हाइड्रोजन पर, इस हाइड्रोजन पर और इस हाइड्रोजन पर, तो पॉजिटिव चार्ज एक एटम की जगह ओवर द मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो रहा है। और जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स्ड होता है मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें चार्ज एक ही एटम पर है तो उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी। चार्ज डेंसिटी हाई है, कोई भी एनायन आएगा इससे कंबाइन हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर इसका चार्ज ओवर द मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड हो जाए तो जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और हम इसीलिए कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। हम लिख सकते हैं कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल आसान है। अगर हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो हमें देख लेना चाहिए उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन एंड टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब अगर इन सभी कार्बोकेटायंस की हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, अब देखिए यहां पर sp2 से कोई भी sp3 कार्बन लगा ही नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। ये sp2 से लगा ये sp3 3 अल्फा हाइड्रोजन, sp2 से लगा sp3 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा नए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा नए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अब अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4, देन 3, देन 2, देन 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास CH3 पॉजिटिव है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यहां पर भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों 2 डिग्री तो हैं, लेकिन यहां पर देखिए जरा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये sp2 से लगा, ये sp3 है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, ये 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बीटा वाले जो हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, जो जस्ट एडजेसेंट एटम के इलेक्ट्रॉन हैं केवल वही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन तो हम देखेंगे लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। अब अगर आप केवल इंडक्टिव देखते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट तो इसका ज्यादा है, लेकिन अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज्यादा है। और सर अगर एक का इंडक्टिव ज्यादा है, एक का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसलिए जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास एक कार्बोकेटायन ये है, दूसरा कार्बोकेटायन ये है, और तीसरा ये है, इन तीनों में देखा जाए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो यहां पर देखिए 3 to 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम पहले अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 की, देन 3 की, एंड देन 2 की। नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक है CH3 पॉजिटिव, एक है CD3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर है टर्सरी ब्यूटाइल, और एक बार CH3 की जगह CD3 ले लिया है, और इन सभी में हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अब एक बात तो समझ में आती है यार, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री। एक बात जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी मतलब 1 2 3 एंड 4 में 4 and 3 आर मोर स्टेबल देन 1 and 2। तो अब हमें कंपेयर करना है कि सर 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब CH3 पॉजिटिव
और अगर CD3 पॉजिटिव लिया जाए और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट वो ड्यूटेरियम का ज्यादा है। तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो हैवियर आइसोटोप है उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर ज्यादा है। तो इसका मतलब जब दोनों में सिर्फ इंडक्टिव है, इंडक्टिव ड्यूटेरियम का ज्यादा है, ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो CD3 और CS3 में 1 और 2 अगर हम केवल कंपेयर करते हैं तो 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए जरा 2 और 1 तो क्लियर हो गया कि ठीक है सर 2 एंड 1 में तो 2 ज्यादा स्टेबल है। बट सर 3 और 4 में कंपेयर करें अगर तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पर भी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 9 अल्फा ड्यूटेरियम है। जैसे हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसी तरह से ड्यूटेरियम भी कर सकते हैं क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन तो देखने पे कई बार लगता है कि सर CD3 और CS3 में चूंकि ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हम यहां पर एक फैक्टर और है जिसको कंसीडर कर सकते हैं, देखिएगा जरा, एक फैक्टर और है। यहां पर जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और अगर यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कार्बन ड्यूटेरियम सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब आपको यह बताना है कि किस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज्यादा इजी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए तो हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। अगर हम कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड देखें और कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और अगर जल्दी ब्रेक होगा तो इसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली मूव करेंगे। इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की हाइपर कॉन्जुगेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जबकि इस सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रांग होने के कारण इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की हाइपर कॉन्जुगेशन में जाने की टेंडेंसी कम होगी। और यही रीजन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जाने की टेंडेंसी 3 की ज्यादा है। 3 में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं, ज्यादा जल्दी से कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेंगे, और इसलिए करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3, 4, 2 एंड 1। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बोकेटायन ये है और दूसरा कार्बोकेटायन ये है, दोनों ही 3 डिग्री हैं, लेकिन इन दोनों 3 डिग्री में हमें कंपेयर करना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहां पर देखिए 3, 6 एंड 7 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर अगर देखें तो 2, 4 और 5 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन दोनों ही 3 डिग्री हैं तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। राइट, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, और अभी जो हमने देखा वो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन था। क्वेश्चन है कि सर कार्बोकेटायन के अलावा भी कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? यस, जहां कहीं पर भी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो एल्कीन में भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो नेक्स्ट लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। जैसे अगर हम एल्कीन देखते हैं, ये है एल्कीन मॉलिक्यूल, यहां पर एक पाई बॉन्ड है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी पाई बॉन्ड होते हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है।
कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाती। तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल को लेकर के बन रहा है। ठीक है, यहां पर भी अगर हम देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे? देखिए, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp2 से जुड़ा हुआ sp3। जब भी sp2 से जुड़ा हुआ sp3 होगा, नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पे सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में पॉसिबल है, एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास प्रोपीन मॉलिक्यूल है, CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है या नहीं? तो देखिए, ये हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा H C H H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। अब जितनी पॉसिबिलिटी इस हाइड्रोजन के मूव करने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी इसके मूव करने की भी है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अब देखो, H C H H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो नया स्ट्रक्चर H डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो देखिए, जो पाई बॉन्ड पहले कार्बन कार्बन के बीच में था, नाउ दिस पाई बॉन्ड इज डिस्पर्स बिटवीन दीज कार्बन एटम, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पर्स्ड मोड वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो पाई बॉन्ड यहां होना चाहिए वो यहां पर भी हो रहा है, पाई बॉन्ड का डिस्पर्सन हो रहा है, और जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होता है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर होती तो कोई भी आयन आता और इससे कंबाइन हो जाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ना होकर के इन दोनों कार्बन के बीच में डिस्पर्स हो रहा है, और अगर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन also by hyperconjugation. Hyperconjugation is one of the factor by which we can compare stability of alkene. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, stability of alkene is directly proportional to hyperconjugation, and hyperconjugation is directly proportional to number of alpha hydrogen. सर बाकी कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो एल्कीन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करें? तो बाकी रेजोनेंस के कारण भी एल्कीन स्टेबल हो सकता है। कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें स्टेबल रेजोनेंस है, कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें रेजोनेंस नहीं है। तो जिनमें रेजोनेंस होगा वो एल्कीन कंपैरेटिवली, वो एल्काडाइन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नोट कीजिए पहले। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एल्कीन लेते हैं और एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जैसे हमारे पास है एथीन, प्रोपीन, सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन। ठीक है ना,
अगर इन चारों में कंपेयर करना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे यार ये है sp2 कार्बन और ये sp2 कार्बन है, यहां पर sp2 कार्बन से कोई नया sp3 कार्बन लगा ही नहीं है, और अगर sp2 से sp3 कार्बन नहीं लगे तो अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए ये वाला है sp2, ये है sp2, इससे कोई अल्फा कार्बन नहीं, और यहां पे ये sp2 से लगा sp3, ये अल्फा कार्बन है और इससे लगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर ये sp2 कार्बन, इससे 3, और ये sp2 इससे 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर भी ये 3 और ये 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यार एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये। अब यहां पर देखिए ये वाला सिस है और ये ट्रांस है, और ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा है कि सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर दोनों CH3 के बीच में रिपल्सन होगा, जबकि यहां पर मिनिमम रिपल्सन है। दैट्स व्हाई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है आइसोब्यूटीन। इसमें भी देखिए ये sp2 है, ये इससे sp3, ये भी sp3, और इधर तो है ही नहीं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर भी। नेक्स्ट, अगर हम ये मॉलिक्यूल लेते हैं तो अब देखो यार कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 यहां पर, 3 यहां पर और 3 यहां पर, तो इसके पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा नए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी। यहां पर देखिए CH3 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 एंड CH3, यहां पर 6, 9 और यहां पर 12 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इन तीनों में तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सर देखिए यहां पे 12 है, यहां पर देखिए 9 है और यहां पर 6 है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो, यहां तो सिस और ट्रांस में ठीक है सर, मान लिया कि यहां रिपल्सन ज्यादा है, यहां रिपल्सन कम है। अब आप इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इनको कैसे कंपेयर करें कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सेम है तो फिर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। अगर क्वांटिटी सेम है तो फिर हम देखते हैं क्वालिटी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे जब मैं ट्रांस ब्यूटीन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहां पे CH2 और H CH3 और ये CH2H, जब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे, तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होने पर जो नया हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे CH2, ये कार्बन, ये H, ये बॉन्ड टूटा, CH3H नेगेटिव, ये बना। अब देखिएगा अगर मैं इस एग्जांपल में लेता हूं और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं अपन, CH2H CH3H और H, और जब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया। अब जो नया हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, देखिएगा कैसा बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2 आ गया, यहां पर H पॉजिटिव, यहां पर CH3 और ये CH2 नेगेटिव। तो जरा देखिए डिफरेंस क्या आया है। ये जो नेगेटिव आयन बना है ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, 1 डिग्री कार्बन आयन, ये 2 डिग्री। कैसा है? तो यार इस बार जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ये जरा ध्यान से देखिए, 1 डिग्री नहीं बल्कि
2 डिग्री कार्बन आयन है। और यहां पर जब हाइपर कॉन्जुगेशन है 1 डिग्री कार्बन आयन क्या है, जब कार्बन से एक कार्बन लगा हो तो ये 1 डिग्री कार्बन आयन। जिस कार्बन से 2 कार्बन लगे हो 2 डिग्री कार्बन आयन। और केटायन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं, एनायन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, अगर मैं 4 और 5 में कंपेयर करूं, अगर हम 4 और 5 में कंपेयर करें तो 4 के जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं वो 2 डिग्री कार्बन आयन है, और 5 के जो बने हैं 1 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री कार्बन आयन मोर स्टेबल और 2 डिग्री कार्बन आयन कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। तो अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो सेम है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स तो सेम है, दोनों के 6 बने हैं, लेकिन यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है। और यही रीजन है कि अगर मैं 4 और 5 को भी कंपेयर करता हूं तो 5 4 से ज्यादा स्टेबल होगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और एल्कीन लेते हैं, कुछ और एल्कीन लेते हैं और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक ये एल्कीन है, दूसरा ये एल्कीन है, इन दोनों में अगर हमें कंपेयर करना है, पहले इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। या एक और बना सकते हैं, ये 3 एल्कीन है और इन तीनों एल्कीन में हमें कंपेयर करना है कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है। तो अब देखिए, ये इस बार sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं। सिंपल है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना ही नहीं आता है, कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल आसान है, आपको sp2 कार्बन से लगे sp3 कार्बन देखने हैं बस। तो यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर देखिए ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर भी 2, तो इस बार 7 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर इस पर देखेंगे तो यहां पर 1 हाइड्रोजन और यहां पर 2 हाइड्रोजन। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखिए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इन तीनों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2, देन 1 एंड देन 3। 3 में मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन, सबसे कम स्टेबिलिटी। चलिए और एग्जांपल करके देखते हैं। एक ये है, ये है, और एक ये है। इन तीनों एल्कीन में अगर देखा जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो यहां पर देखिए sp2 2 4 6 और 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए 2 4 5 अल्फा हाइड्रोजन, 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब यहां पे 8, यहां 5 और यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बिल्कुल आसान है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एक ये है, ये है, और ये 3 एल्कीन है। यहां पर देखिए 3 6 8 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन,
और यहां पर देखिए 2 4 5 अल्फा हाइड्रोजन, 2 4 और 5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, देन 3 एंड देन 2। तो वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक और कॉन्सेप्ट है, यहीं से हम सीख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जब भी किसी मॉलिक्यूल में किसी भी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी निकलती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर आपसे कभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा जाए तो सबसे आसान तरीका यही है, पहले आप उन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी निकाल लीजिए और उसका जस्ट रिवर्ट कर दीजिए, तो स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्ट हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज टर्सरी ब्यूटाइल केटायन। टर्सरी ब्यूटाइल केटायन मींस दिस केटायन, और यस ये कार्बोकेटायन है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। 2 ब्यूटीन एल्कीन है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर यहां पर देखें तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साथ जाएंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड की तरफ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो कार्बोकेटायन में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एम्प्टी पी ऑर्बिटल की ओर जाते हैं, जबकि एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होता है, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज ई। ठीक है, so next question, stability of which of the following alkene is most stable? which of the following stability of, इसको कर दीजिएगा, which of the following which of the following which of following alkene is most stable? देखिए यार, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस। यहां पर देखिए 3 6 9 एंड 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो अब आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है, तो पहले इन सभी की स्टेबिलिटी निकाल लीजिए, और जो भी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आएगा उसको रिवर्ट कर दीजिएगा। लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी के लिए मैंने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी, नॉट द ओनली फैक्टर। हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा रेजोनेंस भी है, जो कि एल्कीन को ज्यादा स्टेबलाइज एल्कीन को स्टेबलाइज करेगा। इनफैक्ट रेजोनेंस मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए रेजोनेंस के कारण एल्कीन में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब देखा जाए अगर इस क्वेश्चन में, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है, लेकिन 2 और 1 3, रेजोनेंस नहीं है लेकिन इधर 2 और इधर 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस यहां पर भी नहीं है, लेकिन इधर 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। एक बात तो क्लियर है कि 1 और 2 में अगर देखें तो 1 और 2 में 2 ज्यादा स्टेबल है, 2 1 कम है। 3 एंड 4 में देखिए तो यहां पर रेजोनेंस है, बिल्कुल सर, यहां पर भी रेजोनेंस है, तो इसका मतलब 3 एंड 4 की स्टेबिलिटी 2 1 से तो ज्यादा है। रेजोनेंस दोनों में है, रेजोनेंस दोनों में ही है। अब अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहां पे 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और जबकि यहां पे 1
और 1 केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बात तो क्लियर है, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस 3 4 2 1 है, और जो स्टेबिलिटी का निकाला है उसका जस्ट उल्टा होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आप कर दीजिए 1 2 4 और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्ड की। देखिए अब यहां पे सबसे कम 3 की, फिर 4 की, फिर 2 की, फिर 1 की, 1 की सबसे ज्यादा। ये हो गया सबसे कम 3 4 2 1, ये नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? यार ये वाला भी टर्सरी है, ये वाला भी टर्सरी है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों में क्लैश हो तो जीतेगा कौन? तो जीतेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर डोमिनेंट इफेक्ट। यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पे 2 4 एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन, 2 4 एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोस्ट स्टेबल की अगर बात किया जाए तो करेक्ट आंसर इज ए। सो इट्स अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ और भी छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट है ब्रेड्स रूल। जो ब्रेड्स रूल है ये तो बिल्कुल लॉजिकल रूल है, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। ब्रेड रूल में क्या कहा गया कि कभी भी जो ब्रिजेड कार्बन है वो प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रिजेड है वो पिरामिड के टॉप जैसा दिखता है, और पिरामिड के टॉप जैसा दिखता है इसलिए वो प्लेनर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ब्रिजहेड कार्बन कैन नॉट अडॉप्ट प्लेनर ज्योमेट्री। तो बिल्कुल आसान सी बात है, ब्रिजहेड का अगर टॉप देखो तो पिरामिडल है, और पिरामिड का टॉप प्लेनर कैसे होता है? ब्रिजहेड क्या होते हैं? लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें ऐसे कार्बन हैं जो 2 रिंग को फ्यूज करें, 2 रिंग को जोड़ें। जैसे ये जो कार्बन है नीचे वाला, ये कार्बन और ये कार्बन, ये ब्रिजहेड कार्बन है। ठीक है ना? ये जो दोनों कार्बन हैं, ये वाला और ये वाला, ब्रिजहेड कार्बन, ये ब्रिजहेड है। अच्छा, इसी को कई बार ऐसा बना दिया जाता है, ये दोनों जो CH2 हैं, ये दोनों CH2, ये दोनों CH2, तो ये CH2 और ये CH2, ये ऐसा, और जो ये वाला CH2 था ना, इसको यहां पे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही हैं, ठीक है ना? ये भी ब्रिज हेड ही है। अब अगर आप ब्रिज का हेड देखेंगे ना, अगर आप ब्रिज का हेड देखेंगे तो ये sp3 कार्बन है, ठीक है ना? अगर आप यहां से इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ब्रिजहेड आपको टेट्राहेड, पिरामिड के टॉप जैसा दिखेगा। कुछ इस तरह से समझिए कि जो ब्रिजहेड है वो आपको इस तरह से दिखेगा, पिरामिड के टॉप। यहां पर एक रिंग बनी हुई है और ये दोनों रिंग को कनेक्ट कर रही है। तो ये जो पोजीशन है ये आप देखिए किसके जैसा है? पिरामिड के टॉप जैसा है। ये पिरामिड के टॉप जैसा है, ठीक है ना? टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल, ये वाला पोजीशन कैसी है? पिरामिड के टॉप जैसी। तो ये कभी प्लेनर नहीं हो सकता है। अब अगर ब्रिजहेड का एटम कभी प्लेनर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पर कभी भी ऐसा एटम पॉसिबल नहीं है जो प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करता हो। प्लेनर ज्योमेट्री कब होती है? जब एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो हम इसी को ये ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिजहेड का जो एटम है उसमें कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला एटम होता है वो प्लेनर है, जबकि ब्रिजहेड जो है वो कैसा है? पिरामिडल है। तो लिख सकते हैं ब्रिजहेड
bridgehead carbon cannot be sp2 hybridized. ब्रिजहेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता. अच्छा, इससे और क्या मतलब निकलता है? ब्रिजहेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, मतलब ब्रिजहेड कार्बन पर प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का तब होता है जब कार्बन पे डबल बॉन्ड मिले या पॉजिटिव चार्ज मिले. इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिजहेड कार्बन पर ना तो डबल बॉन्ड पॉसिबल है ना ही पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ब्रिजहेड कार्बन cannot have carbocation और डबल बॉन्ड. ना तो कार्बोकेटायन पॉसिबल है ना डबल बॉन्ड पॉसिबल है. और सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि ब्रिजहेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ऐसे कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, जैसे ये देखिए ब्रिजहेड का कार्बोकेटायन है लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है. और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये भी ब्रिजहेड का कार्बोकेटायन है, अगेन हाईली अनस्टेबल. और एग्जांपल देखिए, ये भी ब्रिजहेड कार्बोकेटायन है, ये भी अनस्टेबल होगा. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. इन सभी में एक फैक्टर कॉमन है, इन सभी में ब्रिजहेड पर पॉजिटिव चार्ज है. और अगर ब्रिजहेड पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा. अब अगर आपसे पूछा जाए इन अनस्टेबल में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो जब हम ब्रिज का साइज बढ़ाते जाएंगे, जब हम रिंग में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो रिंग ज्यादा से ज्यादा प्लेनर की ओर जाती जाएगी. तो अगर नंबर ऑफ रिंग ज्यादा है तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा. ऑल्दो दे ऑल आर हाईली अनस्टेबल, ऑल्दो ये सभी बहुत अनस्टेबल हैं, लेकिन अगर हम ब्रिज रिंग में नंबर ऑफ एटम बढ़ाते हैं तो वो प्लेनर की ओर जा सकती है. ठीक है, जितने कार्बन कम रहेंगे उतना वो प्लेनरिटी से डिविएट रहेगा और उतना ज्यादा अनस्टेबल. तो इन सभी में ये ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक और रूल है हमारे पास, एक और तरीका है जिससे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, डांसिंग रेजोनेंस. अब यार ये डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है? ऐसा है क्या कि रेजोनेंस डांस कर रहा है क्या? कुछ ऐसा है क्या? नहीं. देखिए डांसिंग रेजोनेंस क्या है यार. पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि डांसिंग रेजोनेंस, इसका एक और नाम होता है पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. कई बार डांसिंग रेजोनेंस भी लिखा होता है, कई बार पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी लिखा होता है. दोनों का मतलब एक ही है. देखिए ये एक स्पेशल फिनोमिना है जो केवल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल मॉलिक्यूल में लगता है. सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, उसके अलावा कहीं नहीं लगेगा. तो केवल एक ही मॉलिक्यूल है जहां पर डांसिंग रेजोनेंस होता है, एंड दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, सीपीएम. क्या होता है सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्या है? ये है CH2 पॉजिटिव, साइक्लोप्रोपाइल से लगा हुआ CH2, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल. अब यहां पर देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन. अब देखिए ये एक स्पेशल फिनोमिना है जो केवल तभी होता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल ही है यार जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं. इसीलिए तो इसको अलग से पढ़ रहे हैं. देखो क्या होता है, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटता है यार, बॉन्ड टूटा है तो किसी एटम पर पॉजिटिव और किसी एटम पर नेगेटिव आएगा. अब जरा देखिएगा, अगर ये बॉन्ड टूटा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आया, ठीक है ना,
किसी एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, जैसे अगर इस पर बॉन्ड इस तरह से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए, ठीक है, तो देखो इस कार्बन पर दोनों इलेक्ट्रॉन आए ना, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। यहां पर पहले ही पॉजिटिव था, इस पे पॉजिटिव था, निगेटिव आ गया। अगर पॉजिटिव और निगेटिव एडजेसेंट एटम पर आ जाएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, तो ये ऐसा बन गया, ये डबल बॉन्ड CH2। और देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी यार ये वाले इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर सकते हैं ना ऐसे ही, और अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो देखिए जरा क्या होगा। ये यहां पर गया भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ये कैसा था, ये कुछ ऐसा। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटा है, टूटा तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बन गया। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी और है, और भी कुछ हो सकता है क्या? यस सर, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करते हैं तो देखो जरा, ये पहले ऐसा था, राइट, ऐसा था, हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड टूटा। यार बॉन्ड टूटा है तो किसी एक पर पॉजिटिव किसी पर निगेटिव, मान लो इस पर तो पहले ही पॉजिटिव था ही, इस वाले पर पॉजिटिव, नीचे वाले पर नेगेटिव आया, यहां पर नेगेटिव पहले ही, यहां पहले ही पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलके यहां पे बॉन्ड बना लिया। देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी, भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इस बार ऊपर वाले पर नेगेटिव आ जाए और यहां पर पॉजिटिव था, अभी इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया था, अब इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया, और अगर इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा इसको थोड़ा और बना लेते हैं ऐसे, तो अब देखिए जरा हो क्या रहा है, इस पूरे फिनोमेना से हो ये रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था वो कभी इस कार्बन पर कभी इस कार्बन पर एक जगह फिक्स ना होकर के ओवर द मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो अपने स्टेप्स चेंज कर रहा हो, जैसे वो डांस कर रहा हो, और इसीलिए हम इसको कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। बट डांसिंग रेजोनेंस, इसके कारण मॉलिक्यूल इतना ज्यादा स्टेबल क्यों हो रहा है? वाई डांसिंग रेजोनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आफ्टर अल्फा इफेक्ट। भाई अल्फा इफेक्ट तो हमारे लिए सबसे बढ़कर है, बट अल्फा इफेक्ट के बाद जो अगला मोस्ट स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है दैट इज डांसिंग रेजोनेंस, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ओवर द मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। जैसे अगर हम और भी कुछ कार्बोकेटायन ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल लेते हैं, एक डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल लेते हैं, और एक ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल लेते हैं, और इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं कि तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 2 3 में, 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो यार यहां पे तो एक ही साइड से डांसिंग रेजोनेंस हो रहा था, यहां तो दो दो साइड से डांसिंग रेजोनेंस होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यार अभी तक हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देख लिए, अब इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पर क्या चेंज आता है ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे पहले देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे अगर हमारे पास ये 4 कार्बोकेटायन हैं, एक ये कार्बोकेटायन है, दूसरा कार्बोकेटायन ये है, फिर ये कार्बोकेटायन है, और ये है। अब अगर हमें इन चारों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है कि चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो फर्स्ट वाला देखिए,
इस कार्बोकेटायन में रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस नहीं है और यहां पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर कभी भी कहीं डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज का होता है तो ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। यहां पर रेजोनेंस है, सर रेजोनेंस तो यहां पर भी है, बट इसमें रेजोनेंस के साथ साथ ये 2 डिग्री है और ये रेजोनेंस के साथ 1 डिग्री है। एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। यहां पर रेजोनेंस नहीं है, ऑल्दो माइनस आई लग रहा है। तो देखो यार, एक बात तो क्लियर है कि इन चारों में सबसे जो अनस्टेबल है 1 2 3 4 में 3 हाईली अनस्टेबल। आप बात करें 1 2 4 में तो 1 और 2 में रेजोनेंस है, 1 2 डिग्री, तो 2 डिग्री, फिर 2 4 और 3, ये हो जाएगा सीक्वेंस। 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस, 1 डिग्री के साथ रेजोनेंस, हाईली अनस्टेबल, और ये कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक ये कार्बोकेटायन है, ये दूसरा कार्बोकेटायन है, ये तीसरा कार्बोकेटायन है और चौथा ये कार्बोकेटायन है। अब देखिए इन चारों में हम एक बात तो बिल्कुल श्योर है, एक बात बिल्कुल क्लियर है, इन चारों में फोर्थ हाईली अनस्टेबल है। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल। तो ये तो क्लियर है, 1 2 3 4 में 4 हाईली अनस्टेबल। इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, यहां पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा 3, देन 2, देन 1, देन 4, 3 2 1 4। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल, हमारे पास CH2 पॉजिटिव है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां पे 3 3 रिंग पॉजिटिव चार्ज, दो, यहां पे देखिए रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस है, यहां पे ज्यादा रेजोनेंस है, यहां पे मैक्सिमम रेजोनेंस है। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसलिए इन चारों में देखें तो सबसे ज्यादा 4, देन 3, देन 2, देन 1। राइट, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एक बेंजाइल कार्बोकेटायन है, ये बेंजाइल, फिर एक ऐसा है जिसमें 2 बेंजीन रिंग लगी हैं, और एक ऐसा है जब ऐसी 3 रिंग लगी हैं। तो अब देखिए, यहां पर एक बेंजीन रिंग के कारण रेजोनेंस होगा, यहां पर 2 2 बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रही हैं, और यहां पे 3 3 रिंग रेजोनेंस कर रही हैं। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल, और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बोकेटायन ये है, दूसरा कार्बोकेटायन ये है,
तीसरा कार्बोकेटायन ये है, ये 4 कार्बोकेटायन हैं। और अगर हमें इनमें स्टेबिलिटी देखनी है तो देखिए जरा, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखें, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस है, लेकिन यहां पे पाई सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक। अब एक बात तो यार बिल्कुल क्लियर है, अगर एक कार्बोकेटायन एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर सवाल उठता है कि सर ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, इनमें कैसे कंपेयर करें? जब यहां पर रेजोनेंस होगा तो 3 एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तीनों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहां पर रेजोनेंस होगा तो ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन है, इसके 7 एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पर 3 एरोमेटिक, यहां पर 7। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4, देन 3। 1 और 2 में अगर देखें तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, एंड एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। सो करेक्ट सीक्वेंस 4 3 1 2। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास CH2 पॉजिटिव है, एक बार NO2 लगा है, CH2 पॉजिटिव है, OMe लगा है, CH2 पॉजिटिव है, Cl लगा है, और सिर्फ CH2 पॉजिटिव है। अब इन चारों में हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो ये -I और -M लगाएगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये -I और +M लगाएगा, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। Cl -I और +M, बट हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर है, तो ओवरऑल विड्रॉइंग होगा, और ये रेफरेंस है। अब देखिए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी कम और डोनेटिंग पे ज्यादा। तो ये डोनेटिंग है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, स्टेबिलिटी कम करेगा, वीक विड्रॉइंग और रेफरेंस। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है 1 2 3 4 में, 2 में डोनेटिंग तो सबसे ज्यादा 2, फिर 4 रेफरेंस, फिर 1 और फिर 3। और एग्जांपल देख लीजिए, अगर हमारे पास CH2 पॉजिटिव एक NH2 है और एक CH2 पॉजिटिव NHCOCH3 है, एक CH2 पॉजिटिव CHO है, और एक CH2 पॉजिटिव C+O CH3 है। अब इन चारों में अगर देखें तो ज्यादा डोनेटिंग कौन सा होगा? ये NH2 +M लगा रहा है, डोनेटिंग है। ये एमाइड भी +M लगा रहा है, बट यहां पे इंटरनल रेजोनेंस है, तो डोनेटिंग तो दोनों है, बट इसमें इंटरनल रेजोनेंस है तो ये कम डोनेट करेगा। ये विड्रॉइंग है, विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, दोनों ही विड्रॉ करेंगे, लेकिन यहां पे इंटरनल रेजोनेंस है, तो ये ये केवल बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बेंजीन रिंग के अलावा ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस करेगा, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम, ये ज्यादा। अब देखिए, इन दोनों में ये ज्यादा डोनेटिंग, इन दोनों में ये मोर विड्रॉइंग।
जहां पर मोर डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं स्टेबिलिटी ज्यादा। सो 1 और 2 में अगर कंपेयर करें तो 1 ज्यादा स्टेबल, 3 और 4 में देखें तो ये मोर विड्रॉइंग, ये लेस विड्रॉइंग। जहां पर मोर विड्रॉइंग होगा वहां स्टेबिलिटी कम। तो 1 2 4, 4 लेस विड्रॉइंग है, स्टेबिलिटी ज्यादा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एक साइक्लोप्रोपाइल है और एक साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल है, इन दोनों में अगर देखें, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा जबकि यहां पर डांसिंग रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए, एक ये है और एक ये है। ये दोनों में ही अल्फा इफेक्ट लगेगा, लेकिन नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम। ऑक्सीजन का अल्फा इफेक्ट दोनों में लगेगा। नाइट्रोजन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा इफेक्ट लगाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बोकेटाइन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो एक बात समझिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर देखिए यहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव है और वो इस तरह से रेजोनेंस भी करा देते हैं। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, अगर आपने इस तरीके से रेजोनेंस कराया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनवैलिड है, क्योंकि यहां पर एक रूल वायलेट हो रहा है। हमने कहा था अगर कहीं पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी आए और उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो तो ये इनवैलिड है। इसका मतलब रेजोनेंस इस पर भी नहीं है और इस पर भी नहीं है। उल्टा यहां पे कार्बोनाइल कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव आएगा तो ये हाईली अनस्टेबल होंगे। तो ये दोनों हाईली अनस्टेबल हैं, और इसलिए जबकि यहां पे कम से कम पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर सेम चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर आते हैं तो ऐसे कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होंगे। तो 1 2 3 में 3 मोस्ट स्टेबल, 1 एंड 2 दोनों हाईली अनस्टेबल, लेकिन फिर भी यहां पे पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री फिर भी ज्यादा स्टेबल। इसलिए करेक्ट सीक्वेंस 3 2 एंड 1। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अगर हमें कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है और हमारे पास 3 कार्ब एनायन है, तो अब देखिए यहां पे कार्ब एनायन में रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, और यहां पर भी रेजोनेंस है। अब फर्स्ट देखें तो ये रेजोनेंस के साथ साथ 2 डिग्री है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, और ये रेजोनेंस के साथ 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 3, फिर 1, और 2 में रेजोनेंस नहीं है तो लीस्ट स्टेबल। देखिए एक ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा है कि अगर डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज है और ट्रिपल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और इसलिए सबसे ज्यादा 3 देन 2 देन 1। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव है, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड NH, और CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 है,
अब इन तीनों में देखें तो तीनों में ही निगेटिव आयन में रेजोनेंस है। यहां पर भी निगेटिव आयन में रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, और यहां पर भी रेजोनेंस है। जब यहां पर रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा। यहां पर कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर आया है, और यहां पर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके भी कार्बन पर भी है। अब निगेटिव आयन रेजोनेंस तीनों पर है, पर यहां पर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यहां कंपैरेटिवली लेस और यहां सबसे लेस। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए करेक्ट स्टेबिलिटी का सीक्वेंस 1 2 3 नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर निगेटिव आयन है, यहां पर भी निगेटिव आयन है, यहां पर भी निगेटिव आयन रेजोनेंस में है, और यहां पर भी निगेटिव आयन रेजोनेंस में है। अब निगेटिव आयन जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इन चारों में देखें तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है, यहां पर रेजोनेंस है, इसमें मैक्सिमम रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, लेकिन कम रेजोनेंस है। अब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा रेजोनेंस 3 में है, सो 3 देन 4 देन 2, 1 में रेजोनेंस नहीं तो लीस्ट स्टेबल। और एग्जांपल देखते हैं। CH2 नेगेटिव, NO2 है, CH2 नेगेटिव, OCH3 है, CH2 नेगेटिव Cl है, और एक बार सिर्फ CH2 नेगेटिव है। अब यहां पर देखिए NO2 -I और -M लगाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर -I और +M डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर -I एंड +M बट -I स्ट्रॉन्गर, तो वीक विड्रॉइंग, और ये रेफरेंस। जितने ज्यादा विड्रॉइंग लगे होंगे, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 देन 3 देन 4, 2 डोनेटिंग है तो स्टेबिलिटी सबसे कम। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एक ये एनायन है, एक ये एनायन है, और एक ये एनायन है। इन तीनों में अगर देखें, ये एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, नॉन एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक। तो अगर कार्बन आयन एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में एक बार ए पर, एक बार बी पर, एक बार सी पर और एक बार डी पर निगेटिव आयन है। जब बी पर निगेटिव आयन होगा तो दोनों साइड से रेजोनेंस करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल बी। जब ए पर निगेटिव होगा और सी पर, तो एक ही साइड से रेजोनेंस करेगा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, सो बी, ए, सी और डी लीस्ट स्टेबल। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास CCl3 नेगेटिव और CF3 नेगेटिव है, तो क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, इसलिए CCl3 नेगेटिव की स्टेबिलिटी CF3 नेगेटिव से ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर CH2 नेगेटिव NMe3 पॉजिटिव है और एक बार CH2 नेगेटिव और PMe3 पॉजिटिव है, तो अब देखिए यहां पर नेगेटिव आयन रेजोनेंस नहीं करेगा,
क्योंकि अगर आप रेजोनेंस कराएंगे तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। यहां पर ये रेजोनेंस कर सकता है तो 5 बॉन्ड बना सकता है फास्फोरस, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, सेकंड ज्यादा स्टेबल। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन आयन ये है और दूसरा कार्बन आयन ये है, अगर हम यहां पर रेजोनेंस कराते हैं तो ब्रिजहेड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ब्रिजहेड कार्बन पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर यहां पर देखें तो रेजोनेंस हो सकता है। तो इन दोनों में अगर देखें तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नोट कीजिए। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।